नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज हम बात करेंगे, योगी के मंत्री बताएंगे 100 दिनों का एजेंडा। पहले यूपी में नई सरकार के गठन के साथ ही सीएम योगी ने सभी विभागों के सीनियर अधिकारियों और मंत्रिमंडल के साथ बैठक करके 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा तय कर दिया और अब उस एजेंडे को पूरा करने की जानकारी विभाग के मंत्री मीडिया से साझा करेंगे। इस बारे में मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभागों में कामकाज की जानकारी दें। ऐसे में विभागों की जानकारी मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी गई है। सरकार के सभी मंत्री अपने अपने विभाग की जानकारी और 100 दिन के कामकाज का क्या एजेंडा होगा, कौन कौन सी योजनाएं हैं 100 दिन में पूरा करना है या कौन से बड़े काम किए जाने हैं, इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जानकारी दी, जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर 2024 तक हर घर में पीने का स्वच्छ पानी देने और यूपी को बाढ़ मुक्त करने की बात कही। एक और जहां इससे सरकार के सभी मंत्रियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी, तो वहीं जनता को भी पता चलेगा कि मंत्री वाकई में काम कर रहे हैं या उनकी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। इससे कार्यप्रणाली में कितना सुधार होगा, इसी पर हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमार जुड़ गई हैं और वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। जी अमृता जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि इससे अब आगे जिस तरीके से योगी सरकार 2.0 ने एजेंडे सेट किए, अब मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो 100 दिन का एजेंडा बनाएं, जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दे कि किस तरीके से कौन सी योजनाओं पर क्या क्या काम करना है। तो इससे आप क्या फायदे देखती हैं, जरा दर्शकों को बताएं, समझाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस वायदे के साथ में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता, उस वायदे को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुशासन का कार्य करने की बात कही थी कि हम सुशासन के साथ कार्य करेंगे और 100 दिन का सबको टारगेट दिया गया था। अब सबको एक पारदर्शिता रहे जनता के बीच में भी, इसलिए जितने भी हमारे मंत्री हैं वो सब जनता के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे कि हमने कितना कार्य हमारा आगे बढ़ा है, कितना हम रह गया है वो हमें करना है। तो एक तरह से पारदर्शिता की बात हुई है, इसलिए ही ये कार्य किया गया है कि जनता के बीच में जाके प्रत्येक मंत्री अपनी जिम्मेवारी समझे। कल को मंत्री कोई भी मंत्री ऐसा ना हो जिसे जनता जानती ही ना हो, जिसके बारे में यही ना पता चले कि वो क्या कार्य कर रहा है। इसी का रखते हुए ये रखा गया है कि मंत्री अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइम पे मीडिया के साथ में साझा करेगी। ठीक है तारिक जी, यहाँ पर अब क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियों को गिनाना, अब जब खुद ही मंत्री यहाँ पर अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा देंगे तो एक तरीके से आपके लिए और आसान हो जाएगा। क्या कुछ कमियां हैं सरकार के काम में, वो जनता के सामने रख पाएंगे आप? हाँ ठीक है, ये पहल अच्छी है, मगर मुझे लगता है जब तक वो मंत्री सामने आके ये ना बताएं कि उनके टारगेट्स क्या हैं और वो क्या करने जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत शुरुआत में पहले से ही उनको नंबर दे देना होगा। पहली बात ये। दूसरा पॉइंट मैं ये उठाना चाह रहा हूँ कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, ये भी बहुत अहम बात है। आप ये ना समझें, बहुत से नए लोग भी हैं, बहुत से नए मंत्री भी हैं, बहुत से पुराने मंत्रियों का मंत्रालय भी चेंज हुआ है। इतनी जल्दी वो अपनी मंत्रालय की सारी प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो इंसान नहीं, कुछ ना कुछ इंसान से बढ़कर उनके अंदर ताकत होगी। क्योंकि मान लेते हैं अभी ब्रिजेश पाठक जी अभी तक तो कानून मंत्री थे, अब उनको स्वास्थ्य दे दिया गया। 4 दिन में वो स्वास्थ्य की सारी समस्याएं समझ जाएंगे और उसका निवारण भी कर देंगे। मैं इस बात को ये जो बीजेपी का दावा है, इसको एकदम हवाई समझता हूँ, क्योंकि हर आदमी है, इंसान है, हर मंत्रालय चलाने का एक अपना तजुर्बा होता है, आदमी की अपनी एक्सपर्टीज होती है। मेरा अपना पर्सनल तौर पर और समाजवादी का भी ये मानना है कि मंत्रालय बांटने से पहले एक पॉजिटिव कोरिलेशन उस आदमी के पास्ट एक्सपीरियंस और उस मंत्रालय में जरूर होना चाहिए। कम से कम उसने उस विभाग में कुछ ना कुछ काम किया होना चाहिए, उसका तजुर्बा होना चाहिए, या उससे कहीं ना कहीं वो जुड़ा होना चाहिए। जैसे एक किसान है, अगर उसने किसानी की है बहुत शुरुआत से और उसको किसान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो मूलभूत समस्या है उससे जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पर ये तुरंत अभी सवाल उठाएंगे कि क्या समाजवादी ने ऐसा किया था,
अगर समाजवादी ने किया हो या न किया हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि ये कोरिलेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि उस मंत्रालय की समझ उस पर्टिकुलर मंत्री को हो कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, और एक पॉजिटिव कोरिलेशन बने, निगेटिव कोरिलेशन ना बने कि वो उसके लिए वो फील्ड एकदम नहीं हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार उमा भारती को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया गया था। इस टाइप का एक निगेटिव कोरिलेशन वाला मंत्रालय जब भी सामने आएगा, तो जो स्टेप्स होंगे, जो उस पर्टिकुलर मंत्रालय के द्वारा जनहित में उठाए जाने वाले जो स्टेप होंगे, वो उतने कारगर नहीं हो पाएंगे जितना एक उसी फील्ड से आया हुआ आदमी। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी में उस फील्ड के चुनिंदा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उनको सेलेक्ट करना, उन्हीं को जिम्मेदारी देना, ये मुझे लगता है ये भी एक बड़ा काम है। ठीक है, लेकिन तारिक हम सब जानते हैं कि सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है, वो ठीक है, ये बातें होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं, इस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते हैं कि आखिर सिलेक्शन जो है वो किस आधार पर किन चीज़ों को देखकर किया जाता है। आपने कई वैलिड पॉइंट उठाए, हम इन पर बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बार यहाँ पर रजा रिजवी जी के पास भी जाना चाहूँगी। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई में लगता है कि इससे जो है सुधार आएगा, कामों की जो कार्यशैली है वो बेहतर होगी, और एक जनता और जो मंत्री के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है, वो बेहतर होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है और एक अपनी उसकी सोच है। आप देखिए कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद सबको काम बांट दिया गया, और मंत्री जो है वो ठीक से भी दोस्त से, रिश्तेदार से, अजीज से मिल नहीं पाए। अभी जो जिनको जाना था कि मत्था टेकना था कि साहब हम मंत्री बन गए, हमारा मंत्री मंडल बहुत अच्छा भी थे और बहुत उससे भी थे, ना मत्था टेक पाए न कुछ करके पाए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने मूड में आ गई, पूरे फुल मूड में आ गई, और उसने काम करना शुरू कर दिया। और उसने बताया कि 100 दिन का हम टारगेट दे रहे हैं, और सर 100 दिन के अंदर हर मंत्री प्रेस के सामने जाकर के अपने विभाग का जो है प्रेजेंटेशन करेगा। मैं तारिक साहब की इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ कि मंत्री जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, और एक्सपर्ट होगा तो होगा, इतनी जल्दी कहाँ समझ पाएगा, इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं है। मंत्री बनने के बाद, उसके बाद जब वो अपने डिपार्टमेंट में जाता है, तो वहीं उसके जो है जो आईएएस हैं, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उसके एसीएस हैं, उसके सेक्रेटरीज हैं, वो सब आ जाते हैं वहाँ। आ करके एक आधे घंटे के अंदर एक मिनिस्टर पूरी बात को समझ जाता है। उसको समझना ही क्या होता है, उसको समझना होता है हमारे डिपार्टमेंट में कितना बजट है, हमारे डिपार्टमेंट का क्या मैनिफेस्टो है, हमारे डिपार्टमेंट के क्या उद्देश्य हैं, हमारे डिपार्टमेंट में कितने काम हो चुके हैं, हमारे डिपार्टमेंट में कितने काम होने हैं, और हमारे डिपार्टमेंट कौन सी योजना है, इतना समझना होता है। और आईएएस आकर के उसको समझा देते हैं। उसके बाद वो अपना दिमाग लगा करके समझता है कि योजनाएं चलानी है कि नहीं चलानी है। बहुत सी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, बहुत सी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो बहुत मिनिस्टर को इसमें समझने की जरूरत बहुत नहीं होती है। ये आधे और 1 घंटे का काम होता है अगर मिनिस्टर जरा से भी जागरूक है। और हमारा ये मानना है, जो भी मिनिस्टर बनता है वो जागरूक इसलिए होता है कि वो समाज में काम करके आता है, और समाज में कई विंग में मिलता है, सबसे मिल के तब वहां तक पहुंचता है। अब आज जैसे स्वतंत्र देव सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ जल शक्ति मंत्री भी हैं। ये पहला जो है, जो से मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया कि साहब मंत्रियों को अपने जो है वो प्रेस के सामने जा करके अपने मंत्रालय की रूपरेखा बतानी है, और क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है, वो बताना है। ये पहला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जो है वो स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। जल शक्ति मंत्री हैं, बड़ा डिपार्टमेंट है। तो आप क्या सुधार की उम्मीद देखते हैं? ऐसे कार्यशैली में जो है वो बदलाव होगा, सुधार होगा, धरातल पर भी वो चीज दिखेंगी? क्योंकि ज्यादातर चीजें हम देखते कागजों तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतरती हैं। देखिए प्रीति, ये आपकी बात सही है, और इस बात मैं आपकी समर्थन करता हूं कि बहुत सी चीजें धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। ये सही है, नहीं उतर पाती। जैसे 139 जो है वो मैनिफेस्टो का इनका है, संकल्प पत्र में 139 संकल्प है। अब 139 संकल्प पत्र पे काम करना है, और ये सही है कि नहीं आ पाते, लेकिन अगर मंत्रियों को गिरफ्त किया जाएगा और मंत्रियों की चाबी कसी जाती रहेगी, तो उतना लक्ष्य 100% ना पाए, लेकिन बिल्कुल 100% लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे। और ये गिरफ्त क्यों किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रीति जी। ये गिरफ्त इसलिए किया जा रहा है मंत्रियों को कि 2024 में चुनाव है। अब इनको पूरा इंतजार नहीं करना है कि 2000 जो है वो जाकर के 27 तक इंतजार करना है,
साहब हमारा मैनिफेस्टो, हमारा संकल्प पत्र जो है 139 पॉइंट है, उसको हमें जा करके 5 साल पूरा लेकर के 2027 में पूरा करना है। 2022 में सरकार बनी है, 5 साल 2027 में होगा, तब हम पूरा मैनिफेस्टो कंप्लीट करेंगे। ये नहीं है, हमें जो लगता है ये कि 2024 से पहले इनको बिल्कुल एक टारगेट यहाँ पर सेट है कहीं ना कहीं सभी के लिए 2024 का, जिसको लेकर काम बीजेपी यहाँ पर कर रही है। ठीक है अमृता जी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि आज हमने स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से जो पूरी जानकारी दी गई उसमें ये तो मिसिंग है कि आखिर इन 100 दिनों में किस योजना पर क्या काम किया जाएगा, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी जिसमें मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो पिछली सरकारें थी प्रदेश में और केंद्र में, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये ज़्यादा चीज़ें इसमें फोकस की गई। तो क्या वाकई में जो यहाँ पर टारगेट दिया गया उस पर काम हो रहा है, या एक तरीके से पब्लिसिटी की जा रही है, एक तरीके से यहाँ पर सरकार की जो है वो जनता तक तारीफें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? प्रीति जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता तक तारीफें पहुंचाने की कोशिश। आपको मैं ये भरोसा दिला सकती हूँ कि इस बार की सरकार एक ऐसा उदाहरण सेट कर देगी कि आने वाली सरकारें भी उसी तरह से कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएगी। अभी मेरे भाई तारिक जी ने आप कहा तो भरोसा दिला रही है, लेकिन जिन मंत्रियों को ये काम दिया गया है वो दिला पा रहे हैं, वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि इस योजना पर ये काम किया जाएगा, इतने लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा और कब तक दिया जाएगा। अब 100 दिन की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 100 दिन में जो भी मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें ऐसा कुछ टारगेट था नहीं। 2 साल को लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी, जिस तरीके से खुद भी रजा रिजवी साहब भी ये बात कह रहे हैं कि 2024 का टारगेट लेकर चला जा रहा है। तो फिर 100 दिनों के एजेंडे की क्यों बात हो रही है यहाँ पर? नहीं, वो जो रिजवी जी कह रहे हैं वो अपनी जगह पत्रकार हैं, ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन 100 दिन का टारगेट तो सबके सामने लिया है और 100 दिन में उनको अपना बीच में प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी है और 100 दिन में अपना टारगेट अचीव करना है। अभी मेरे भाई तारिक जी कह रहे थे कि इस तरह से मंत्रालय बंटने चाहिए, तमाम तरह की बातें वो बता रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में पहले से ही वो लोग बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं, उनको कार्य करने की आदत है। हमारे यहाँ नेता पैदा नहीं होते हैं, हमारे यहाँ नेताओं को गढ़ा जाता है, उनको पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि किस तरह से आपको जनता की सेवा करनी है। पहले की सरकारों में तो अगर मंत्री का कोई कंप्लेंट होती थी कि मंत्री के भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उसको सरकार से बर्खास्त कर दिया गया और फिर 2 दिन में पता नहीं क्या हुआ कि उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया, वो सब कुछ हुआ करता था। या फिर नेताजी के जितने भी अपने चापलूस हुआ करते थे उनको मलाईदार विभाग बांट दिए जाते थे, वो सब यहाँ नहीं हो रहा है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि मैं ये मानूं कि आप जो बात कह रही हैं उसके अब तो जो मंत्री काम नहीं करेंगे, जो एजेंडों पर काम नहीं करेंगे, उन पर खिलाफ एक्शन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मंत्री, हमारे सारे मंत्री, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे सारे मंत्री वेल क्वालिफाइड हैं, अपने अपने कार्य को करने में की क्षमता रखते हैं। ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी ने अपने टारगेट को एग्जीक्यूट नहीं किया है। नहीं तो फिर कैबिनेट में बदलाव क्यों हुआ, क्यों पुरानों को हटाया गया? परफॉर्मेंस के आधार पर ही तो सिलेक्शन हुआ होगा ना। देखिए, आप परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं तो परफॉर्मेंस पहले वालों में नहीं दिया था, लेकिन हमारे यहाँ पे अलग अलग विभाग दे दिए जाते हैं। अब वो संगठन में चले गए हैं, संगठन का काम संभालेंगे। किसी को भी ऐसा नहीं है कि एक कुर्सी पे बैठ गया तो वो कुर्सी पे जम गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सबको सब कार्य करना आता है। ठीक है, रजा रिजवी साहब, तारिक जाऊंगी आपके पास, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, यहाँ पर पूछूंगी कि क्या इसका तर्क आप देना चाहेंगे, लेकिन सर यहाँ पर एक्शन की बात कर रही हैं अमृता जी कि एक्शन होगा, लेकिन क्या वाकई में ये पॉसिबल है? क्योंकि हम देखते हैं जब कैबिनेट विस्तार होता है, गठन होता है, तो केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य सरकार में तमाम सिफारिशें जिस तरीके से चलती हैं उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। तो जब कार्रवाई करने की बात तो कह दी जाती है, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात होती है तो वो होती नहीं है। क्या इतना फ्री हैंड दिया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से मिनिस्टर जो है वर्किंग में हटाए गए हैं। जैसे आप कह सकते हैं धर्मपाल सिंह सिंचाई मंत्री थे, वो हटाए, और ये वो गुप्ता जी जो है वो वित्त मंत्री थे, राजेश अग्रवाल जी वित्त मंत्री थे, वो हटाए गए थे। ऐसा नहीं है, बीच में हटाए जाते हैं, अगर अच्छी नहीं होती है तो हटाए जाते हैं और इसका आकलन कहीं ना कहीं होता रहता है। अभी आपने जो बात कही थी कि अभी स्वतंत्र देव जी ने
वो कहा कि इससे पिछली सरकार ने जो है इसमें नहीं किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय जो है ये 15 अगस्त 2019 को लाल किले पे प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है अनाउंस किया था। और जल शक्ति जो मंत्री बनाया गया उसके लिए भूजल, जल संरक्षण, जल सीवन संरक्षण, नल से जल, ये सब मिला करके पूरा डिपार्टमेंट एक बनाया गया था। तो 2017 तक जो है वो सपा की सरकार थी। तो उसमें ये बात स्वतंत्र देव सिंह ने नहीं कहा कि जो है वो क्या कहते हैं कि ये नहीं कहा उन्होंने कि पिछली सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। उनका इस पे कोई कहना नहीं था। उन्होंने तो अपनी बताई योजनाएं कि लेकिन रजा रिजवी साहब, लेकिन आपने जो योजना उन्होंने बताई है उसको देख के आप क्या ये आकलन कर पाए हैं कि उन्होंने 100 दिन का एजेंडा यहाँ पर दिया है, 100 दिनों की पूरी जानकारी दी है किसी एक पर्टिकुलर योजना को लेकर? उन्होंने पूरी मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताया कि साहब ऐसा है कि 16% जो है नल से जल का कार्य हुआ था। अब आप समझिए कि जो 2 वर्ष बीते हैं, क्योंकि 2019 में हुआ है, 2 वर्ष बीते हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले 16% हुआ था जल से नल, लेकिन 49% जो है ये काम जो है हो चुका है हमारे यहाँ। और हम नल से जो है घरों तक पहुंचाने के इस पर बहुत काम कर रहे हैं। और बजट 22-23 का जो हर घर से 3 करोड़ 80 लाख, ये उन्होंने बजट के बारे में भी बताया कि साहब इतना बजट है, तो उसको बहुत विस्तार से उन्होंने रखा नहीं, है। वो बात ठीक है, मैं इस बात से आपके सहमत हूँ कि कितना काम हुआ, कितना वो करेंगे वो, लेकिन अब उन्हें क्या करना है उसकी जानकारी इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मिसिंग थी, या आपको लगता है कि उसमें थी? तो जरा वो भी बताएं यहाँ पर कि इन 100 दिनों में अब उस योजना के तहत कितने लोगों को इसके तहत लाभ पहुँचाया जाएगा? इसका मिसिंग नहीं था। इन्होंने कहा कि हम जो है वो 100 दिन के अंदर 3,60,000 लोगों तक हम पहुंचेंगे हर हाल में। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब जो है वो बुंदेलखंड में 7 जनपद और बिंद में 2 जिले हमने लिए हैं। और जो झांसी में 10 योजनाएं हमने लागू की है। कई ऐसे जनपद है, हमीरपुर की योजना को बताया उन्होंने, जो बुंदेलखंड के एरिया में आते हैं, उन जनपदों को ज्यादा तेजी से लिया है कि जाहिर सी बात है कि झांसी है और हमीरपुर है, मौदा है, ये जो उधर है ड्राई है, क्योंकि वहाँ पानी जो है बहुत नीचे है। और वहाँ बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत है। आपको प्रीति से पता होगा कि सपा सरकार में पानी की इतनी परेशानी हो गई थी कि केंद्र से जो है वो ट्रेन के जो है उसमें क्या कहते हैं बोगियों में भर के पानी जो है पहुंचाया गया था बुंदेलखंड के अंदर। तो ये सही है, लेकिन सरकार ने इस पर सोचा है और सरकार इस पर काम शुरू कर रही है और सरकार इस पर काम कर रही है अच्छे तरीके से। हमें लगता है इसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। मोहम्मद तारिक जी, क्या इन सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि काम किया जा रहा है और 100 दिन के एजेंडे यहाँ पर जनता के सामने तो रखे जा रहे हैं, जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो भी कहीं ना कहीं तय हो रही है और जनता ये चीज़ समझ भी पाएगी और जान भी पाएगी कि वाकई में उनके मंत्री कितना काम कर रहे हैं? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर पहले जो पत्रकार साथी ने मेरी बात कही उसका जवाब दे दूं कि जैसे उन्होंने कहा मंत्री वो सचिव आएगा और 1-2 घंटे में सब कुछ समझा देगा। तो आप याद कर लीजिए, इससे पहले भी हम लोग ने चर्चा की थी, हम लोग ने ये बात कही थी कि किसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी की रोल को कम किया जाए। तो भाई फिर से बात आ गई कि जो मंत्री आके समझा देगा वही, जो सचिव आके समझा देगा, ब्यूरोक्रेट वही मंत्री समझ जाएगा। मैंने दूसरी दिशा देने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि पुराने ढर्रे पे चला जाए और वही समाजवादी की बात की जाए, लेकिन काम ये होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो मूलभूत चेंजेस हैं किसी एक पर्टिकुलर मंत्रालय में, उसके लिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल, जैसे आप आईटी फील्ड का किसी को मंत्रालय दे देंगे, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत से करने रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं परिवहन मंत्रालय के लिए भी कहता हूं, परिवहन मंत्रालय में भी बहुत से स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। वो चीज को जानने के लिए मंत्री का पॉजिटिव कोरिलेशन जरूरी है। उस बात को कहा, वो बने या ना बने वो उस सरकार की अपनी प्राथमिकता है। ये जवाब हो गया हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी का। दूसरी बात, जो आप इस बात को इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मंत्री आएगा और बहुत कुछ बताएगा, वो सिर्फ अपना मिशन और विजन, किसी भी कंपनी का भी मिशन और विजन स्टेटमेंट आता है, ये भी आप समझ लीजिए,
वो बताएगा कि ये मेरा मिशन है और ये मेरा विजन है। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हुई जा रही है? जब तक वो विजन और वो मिशन धरातल पर आकर जनहित में ना बदल जाए, तब तक मैं तो उसमें 10 में 0 नंबर दूंगा, बिल्कुल भी। क्योंकि किसी भी मंत्री के लिए आप ये बहुत बड़ा, एक मिनट और दीजिए, इस चीज को इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों बताया जा रहा है कि वो आके बता रहा है कि हम 100 नल लगाएंगे। अरे भाई 100 नल लगाएंगे तो वो वैसा ही हो गया जैसे आप आके कहते थे हम सरकार रोड को गड्ढा मुक्त कर देंगे। वो कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट बात है एकदम ये कि एक मंत्री आके बता रहा है, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत है। मंत्री नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? उस विभाग का बाबू बताएगा, मंत्री ही बताएगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए। और बताने का क्या है, वो विधायक बना है तभी तो मंत्री बना है, तो इतना तो उसको बोलना आता ही होगा मीडिया के सामने। उसमें कौन डरने? वो क्या कुर्सी के नीचे छुप जाएगा डर के मारे कि नहीं 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 मैं कांप रहा हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा कि मेरे मंत्रालय का विजन क्या है और मिशन क्या है। अमृता जी से जवाब ले लेते हैं। मिशन और विजन जो है वो तो मंत्री बताएंगे, लेकिन धरातल पर जो काम होगा मेन तो वो है ना, उसकी जानकारी दे कि ये काम होगा, ये काम हुआ है। प्रीति जी, अभी रिजवी साहब ने अच्छे से बताया कि उन्होंने क्या क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और मेरे भाई तारिक जो हैं वो मेरे ख्याल से किसी मजाक के मूड में है या क्या है, या फिर वो पहले की सरकारों में इन्होंने प्रवक्ता नहीं थे या अपनी सरकार के बारे में ज्यादा जानते नहीं है शायद। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इस आज की इसको देख के मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देगी कि आगे आने वाली पहली बार सरकार ने काम, आपको पता चला होगा कि सरकार किस तरह से काम करना चाहिए। ये चेंज है, पहले की सरकारों से चेंज लेके आए हैं। मैं ये नहीं कहती कि इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, उसके बाद हो सकता है कोई और कोई चेंज लेके आए। एक अटल जी की बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छी कोटेशन है। जब उनकी सरकार एक वोट से गिराई गई थी तो उन्होंने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश चलना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये उस विजन से हमारी सरकार चलती है। हमारी सरकार को ये नहीं है कि हम पीछे की तरफ देखें। पीछे के लोग अगर इतने अच्छे होते तो आज वो होते सत्ता में। हम तो अपने आप को देख रहे हैं और अपने आप को आगे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक जी। हेलो जी, आवाज आपकी कट रही है। हेलो, बोलिए, हमें आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। जी 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वो तो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने किए थे तो आज आप सत्ता में होते। जो आपने नहीं किया वो अब उनकी सरकार यहाँ पर कर रही है। जी, अमृता जी कम से कम इस बात को तो एक्सेप्ट कर रही हैं कि आने वाले टाइम में सरकारें हम लोगों की आएंगी, तो हम इस उम्मीद में बिल्कुल बैठे हैं। और जहां तक वो कह रही है कि मुझे अपने टाइम के एक एक मंत्रालय के नाम भी याद हैं और एक एक मंत्री के नाम भी याद है, मगर मैं फिर से बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि मैं एक अलग डायरेक्शन, क्योंकि मैं खुद एक बहुत प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा बैकग्राउंड बहुत प्रोफेशनल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप पे, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज मेरी इस बात से यकीन न रखती, हो सकता है समाजवादी ही न रखती हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मत हमेशा से, आज से नहीं 10-15 सालों से रहा है कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव जब रहता है तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बजट और बजट का इम्प्लीमेंटेशन वो एक अलग चीज हो गई। उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे पत्रकार साथी ने बताया, वो बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मगर कुछ न कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी जरूरत होती है। जब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो उस विभाग का जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है काम करने का, वो सडनली चेंज होता है और उस विभाग में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अचानक से उस विभाग का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाता है। ऐसे कई मंत्री रहे। ठीक है तारिक, आपने एक और अहम सवाल उठाया था क्योंकि सरकार ने भी ये कहा कि ब्यूरोक्रेट्स का जो दखल है वो कम किया जाएगा, मंत्री खुद ज्यादा काम करे वो ज्यादा बेहतर होगा उनके विभाग के लिए। तो यहाँ पर रजा साहब, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि ये कह चुके हैं योगी जी की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका रोल हम खत्म करेंगे, वो ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, मंत्री खुद ही अपने से जो है योजनाओं पर काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ब्यूरोक्रेट जो आईएएस ऑफिसर हैं वो जितनी भी फाइलें बनती हैं, जितनी भी योजनाएं तैयार होती हैं, वो माननीय मंत्री के निर्देशन में ही वो आईएएस काम करता है। आईएएस खाली ये बताता है कि साहब आपका ये डिपार्टमेंट जो जल शक्ति मंत्रालय आपका है, ये मंत्रालय तो वैसे मैं आपको बता दूं बिल्कुल नया मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। पहले ये सिंचाई विभाग कहलाता था, सिंचाई मंत्रालय।
उसको बदल दिया गया। मैं बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। 15 अगस्त 2019 को बिल्कुल सर, यहाँ पर थोड़ी समय की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि सिर्फ उस बात का ही आप जवाब दें, क्योंकि इस चीज को आप पहले बता चुके हैं। रजा साहब, समय की कमी है जी, कितना ये पॉसिबल देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स के दखल के कम को करते हुए, अगर देखा जाए तो दखल अंदाजी कम रही? देखिए, ब्यूरोक्रेट का दखल जो बात है, इसको जरा समझने की जरूरत है। दखल क्या? दखल का मतलब ये नहीं है। दखल का मतलब है कि ब्यूरोक्रेट जो है, जो डिपार्टमेंट की नीति है, जो डिपार्टमेंट की उद्देश्य है, वो अपने मंत्री को बताता है, और अगर उस बताने के बाद कुछ इधर उधर घुमाता है, तब वो दखल होता है कि वो दखल दे रहा है उसमें। उसका काम है कि बताएं भाई, हमारी डिपार्टमेंट की नीति ये है, हमारे डिपार्टमेंट का उद्देश्य ये है, हमारे डिपार्टमेंट में काम कंप्लीट इतना हो चुका है, इतना काम बाकी है, इतना हमारे पास बजट है, इतना बजट हमें और लेना है, इतने जनपद में हम काम कर चुके हैं। अब जैसे उन्होंने जनपद गिनाया कि साहब बलरामपुर, बहराइच, ठीक है, अब ये देखना होगा कि इसका कितना फायदा। अमृता जी, जल्दी से, समय की कमी है, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना, जल्दी से आप बोलिए। सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वो कह रहे थे उनको सब मंत्रियों का पता है, वो अपने खनन मंत्री का बता दें कि क्या नाम था और उनके कार्य क्या किए थे उन्होंने। ठीक है अमृता जी, अभी समय नहीं है, कभी दोबारा जुड़ेंगे तो उस पर जरूर बताएंगे। तारिक जी, कार्य बताइए, कार्य उन्होंने कौन से कारनामे किए थे वो बताइए। ठीक है, अभी समय की कमी है तो उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है तारिक जी, ठीक है अमृता जी, ठीक है, समय की कमी है, माफी चाहूंगी और रोकना भी चाहूंगी माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर अब योगी ने अपने मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा दे दिया है, और सभी मंत्री 100 दिन में क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, वो मीडिया के सामने जनता तक पहुंचाएंगे। और अब इसका कितना लाभ होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। कितनी पारदर्शिता आएगी, सरकार की कार्यप्रणाली में कितना सुधार होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि कदम सकारात्मक है, लेकिन नतीजे क्या रहेंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।